तो बच्चों यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करते हैं आपके साथ लेक्चर नंबर 2 में। बेसिकली अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वर्क एंड एनर्जी क्लास 9th। ये आपका लेक्चर नंबर 2 होगा। और ऐसे तो मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन कंटिन्यूएशन में अभी मैंने जो आपके साथ डिस्कस किया था उसमें ये लेक्चर नंबर 2 होगा। तो यहाँ पे बच्चों हम आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर देते हैं। तो ये बच्चों आपके साथ स्क्रीन शेयर हो गई है। तो जैसा कि आप जान रहे थे कि अभी मैंने इस क्वेश्चन पे ही वीडियो को एंड किया था। इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन को आपके थ्योरी नोट्स में भी डाल देते हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चों बेसिकली हमने आपके थ्योरी नोट्स में भी डाल दिया। देखिए क्या लिखा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द रेस्ट। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर जिसका मास है एम, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कह रहा है कि भैया हमको कितना काम करना पड़ेगा ताकि ये फाइनली किस में आ जाए, रेस्ट पे आ जाए। यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो रेस्ट पे आने का मतलब जीरो हो जाए। ये है बच्चों क्वेश्चन। तो ये बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि बेसिकली क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन को मैं एक बार एनसीईआरटी से भी पढ़ के आपको बताता हूँ कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving with a constant velocity v. How much work should be done on the object in order to bring to rest? अब बेसिकली बच्चों आपको एक स्टैंडर्ड यूज करना पड़ता है। वो स्टैंडर्ड मैं आपको लिख के बताता हूँ और आप इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे कि कभी भी ऑब्जेक्ट पे जो वर्क डन होता है वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मैंने इसके कुछ और वीडियोस भी बनाए हैं, उसमें मैंने काइनेटिक एनर्जी की प्रूविंग भी की है। वर्क एनर्जी थ्योरम इसको कहते हैं, इसकी भी प्रूविंग की है। तो वीडियो आप हमसे अलग से ले लीजिएगा। लेकिन अभी आप ये याद रखिए कि वर्क डन बाय सराउंडिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय सराउंडिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। ये स्पेसिफिकली क्लास 9th में बोल के नहीं बताई जाती है। इसका अपग्रेडेशन क्लास 11th में होता है, लेकिन क्लास 9th में पहले से ही यूज कर ली जाती है। जैसे देखो आपके सामने लिखा है कि ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया वर्क डन किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो बच्चों ये स्टैंडर्ड लोगों को नहीं पता होता है, जिसकी वजह से एनसीईआरटी के उनके 3-4 क्वेश्चंस हो नहीं पाते और टीचर को पता भी है कि आप नहीं कर पाओगे, इसलिए वो दे भी देता है। और बच्चों कभी भी अगर हम चेंज लिखते हैं तो चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो बच्चों फाइनल स्टेज आपकी क्या है, कहोगे सर फाइनल स्टेज तो ये वाली है, इनिशियल स्टेज ये वाली है। तो आप इसके ऊपर लिख लो, ये आपकी फाइनल स्टेज है और ये आपकी इनिशियल स्टेज है। तो आपको याद रखना होगा कि वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी कि हाफ चेंज बच्चों फाइनल कितनी है वेलोसिटी इसकी, जीरो, और इनिशियल कितनी है, v। तो बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, जीरो माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। तो बच्चों वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर है, माइनस हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है। ध्यान से देखो हमने क्या लिखा, वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो आपका वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन आप याद रखिए वर्क डन को लिखते हमेशा हम पॉजिटिव साइन के साथ ही हो। तो अगर आप इसको हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख देंगे तो ये सही माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका हाफ एम वी स्क्वायर। क्योंकि बच्चों नेगेटिव वर्क डन तो तब होता है ना जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या हो, 180 डिग्री हो। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई फोर्स ऐसे लगे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो। अगर उनके बीच का एंगल 180 डिग्री होता है तो वर्क डन नेगेटिव होता है। फोर्स ऐसे लगे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो, वर्क डन जीरो होता है। फोर्स ऐसे लगे, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे ही हो, तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। तो बच्चों यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, तो यहाँ पे आप जो वर्क डन लिखेंगे वो फाइनली पॉजिटिव ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों स्टैंडर्ड यही होता है कि वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। आप स्पेशली इस कंसेप्ट को याद रखिए, क्योंकि आप जानते ही नहीं होंगे तो आप वर्क डन निकाल नहीं पाएंगे।
ठीक है। उसके बाद बच्चों चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये बच्चों आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। क्या लिखा है इसमें बच्चों, पढ़ लेते हैं। लिखा है कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि सर ये सेम क्वेश्चन हो गया, क्योंकि पहले कार के पास कुछ वेलोसिटी थी और फाइनली कार के पास वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो आपको ध्यान देना होगा, ये सारे कंसेप्ट क्लास 10th में भी है। तो आप याद रखिए 1500 kg, 1500 kg। भाई कार का मास 1 kg थोड़ा ना हो सकता, कार कोई आलू थोड़ी नहीं है, तो कार का मास ज्यादा ही होता है। तो कार की वेलोसिटी पहले कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर। और जब मैंने इसको स्टॉप कर दिया तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। अब बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो वेलोसिटी, हाँ हाँ, जो यहाँ पर बच्चों याद रखिए, जो आपकी जो वेलोसिटी है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। और बच्चों आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना होगा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जब हम चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि बच्चों अगर आपने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज नहीं किया तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन पूरा कर रहे हैं MKS यूनिट, जिसमें मास होता है केजी में, लेंथ होती है मीटर में, और टाइम होता है सेकेंड में। लेकिन यहाँ बच्चों लेंथ किलोमीटर में है, टाइम आर में है, इसलिए आपने उसमें 5/18 मल्टीप्लाई करके उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर पर सेकेंड में। और बच्चों अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको याद रखिए कि भाई किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। आप इसको स्पेशली याद ही रख लीजिए। तो बच्चों आपके पास जो कार के पास इनिशियल वेलोसिटी थी वो बच्चों ये थी, ये आपका इनिशियल सिनेरियो था। और फाइनल सिनेरियो का ये हो गया। तो बच्चों मैंने आपको क्या कहा था कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय सराउंडिंग या वर्क डन बाय कार, यहाँ पे बच्चों ऑब्जेक्ट की जगह कार है, किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों अगर आप ये नहीं लिख पाए एग्जाम में तो समझ लो कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर है, हाफ एम वी स्क्वायर। बच्चों एम की वैल्यू आप डाल दो, हाफ एम वी स्क्वायर, वी क्या है, जीरो का स्क्वायर, माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, वी क्या है। अब की बार बच्चों जो वी है ना वो है 60, 60 मत पुट करना, उसको कन्वर्ट कर दिया हमने। वो क्या है, 60 × 5/18। इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 0, 2 9 जा 18, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0। तो बच्चों कितना हुआ, 10 5 जा 50, 50/3 कितना हुआ, 50/3 मीटर पर सेकेंड में। तो ये बच्चों मैंने लिख दिया। तो बच्चों वर्क डन बेसिकली जो होता है वो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन में ही होना है, तो वर्क डन तो पॉजिटिव होगा, लेकिन आपका निकल के नेगेटिव आया है, लिखो आप पॉजिटिव। तो क्या, 1/2 × 1500 इंटू 50/3 का स्क्वायर। 50/3 का स्क्वायर का मतलब हो गया 50/3, 50/3 आप दो बार मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दीजिए। ये बच्चों हो जाएगा 15 का 750 हो जाएगा, और ये 2500 हो जाएगा। और डिवाइड करेंगे आप 9 से, तो इतना तो कैलकुलेशन हम नहीं कर पाएंगे, हम कैलकुलेशन आपको कॉपी कर लेते हैं। इन्होंने भी बच्चों ऐसे ही लिख दिया है तो कोई बात नहीं। तो ये जो वैल्यू आएगी बच्चों को कैलकुलेट होकर के कुछ आएगी, जो भी है आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा किसमें, जूल्स में, ठीक। क्योंकि वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। तो आपको ध्यान देना होगा बच्चों, इसमें आपने कई सारे पॉइंट्स देखे कि भाई वर्क डन जो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। और आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आप जो भी वेलोसिटी लिखते हैं उसको मीटर पर सेकंड में लिखते हैं यदि वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपने सीखा इस वाले पार्ट में। उसके बाद बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको सिंपल पेंडुलम नजर आएगा। तो इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। तो सिंपल पेंडुलम के लिए आप अपने आप को रेडी कर लीजिए। बाकी बच्चों सारे थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, तो मेरे ख्याल से जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन पहले हम लोग करते हैं, फिर सिंपल पेंडुलम वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलो,
तो हमारे पास ये है आपका छोटा सा क्वेश्चन, इसको पहले हम लोग ट्राई करते हैं। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। ठीक। हाउ मच एनर्जी दिस इन द जूल्स। तो तुम कह रहा है कि भैया किसी हाउस होल्ड में कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है? 250 यूनिट्स एक मंथ। तो 250 यूनिट्स का मतलब क्या होता है? यूनिट्स को आप लिखते हैं किलोवाट आवर। और आपने बताया था कि भैया 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स है। तो 250 किलोवाट आवर में कितने होंगे? क्योंकि सर ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया, आप 3.6 को 250 से मल्टीप्लाई कर दो और इंटू 10 की पावर 6 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, आप सीधा सीधा बस इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, इंटू 10 की पावर 6 कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल करके। आसान था ना? तो मुझे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जीरोस काफी सारे आ जाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये आंसर आता है 9 इंटू 10 की पावर 8। बाकी आप एक बार करके चेक करिएगा। ऐसा आ रहा है, मैं लिख देता हूँ, उसका आंसर आ रहा है 9 इंटू 10 की पावर 8। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है सिंपल पेंडुलम। ये हो गया बच्चों आपका सिंपल पेंडुलम। देखिए इसमें क्या गिवन है, इसमें लिखा है illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy changes which occur when we draw a pendulum bob to one side and allow it to oscillate। तो बच्चों इसके बारे में हम लोग देखते हैं इस डायग्राम में क्या हो सकता है। सबसे पहले आप सिंपल पेंडुलम के बारे में समझिए कि हम सिंपल पेंडुलम में बताते क्या है। इसका एक बेसिक डायग्राम हम ले लेते हैं। ये बच्चों मैं एक सिंपल पेंडुलम अभी बनाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे अभी हमने एक सीलिंग बनाई है जिससे मैं एक लेंथ लेकर के किसी बॉब को लटका दूंगा। ठीक। और बच्चों उसमें कई सारे टर्म्स आएंगे, सारे टर्म्स को तुम्हें देखना पड़ेगा। जो टर्म्स अपीयर होने वाले हैं उसमें आएगा एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। ये सारे टर्म्स आपके क्रिएट हो जाते हैं। तो वही बॉब मैंने एक बार दोबारा बना दिया। यहाँ बच्चों हम ग्रीन कलर से इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि एक्चुअली में बॉब यहाँ पर है। ये उसकी कौन सी पोजीशन होगी? वर्चुअल पोजीशन होगी। कौन सी पोजीशन होगी? वर्चुअल पोजीशन। तो बच्चों आपको समझना होगा कि हम यहाँ पे अब क्या बताने वाले हैं। बच्चों ये बॉब को मैंने, अगर मैंने टक से कोई फोर्स लगाया, देखो टक से कोई फोर्स लगाया तो बॉब ऐसे ही मूवमेंट करेगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे वापस आएगा। समझिएगा, पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे वापस आएगा। ऐसे ही तो आएगा। देखो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे वापस आएगा। तो इसका मतलब इसको कहते हैं वन कंप्लीट ऑसिलेशन। इन टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। क्या कहते हैं इसको? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ठीक है ना? या वन ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का मतलब वो कंप्लीट ही होता है। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। इसको बच्चों हम लोग टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं। उसके बाद मान लीजिए आपके पास एक फैन है। जब फैन बच्चों घूमता है तो ये उसका एक कंप्लीट ऑसिलेशन होता है। तो आप बता सकते हो कि फैन एक सेकंड में कितनी बार घूमता है। तुम कहोगे सर ये 1 सेकंड में घूम गया। अगर हाई स्पीड फैन होगा तो कोई 1 सेकंड में 5 बार घूम गया। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि फैन का एक ऑसिलेशन क्या है, ये उसका एक कंप्लीट ऑसिलेशन। लेकिन हमने कहा एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन कर रहा है, तुम कहोगे 1 2 3 4 5, 5 ऑसिलेशन। तो याद रखिएगा नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड, known as
फ्रीक्वेंसी, ये बच्चों आपको स्पेशली याद रखना होगा कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकेंड नोन एज फ्रीक्वेंसी। ठीक, याद रहेगा। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है? हर्ट्स। क्या होती है? हर्ट्स। हर्ट्स को बच्चों ऐसे दिखाते हैं, लिखना चाहो तो पूरा भी लिख सकते हैं, ये हर्ट्स मैंने लिख दिया। टाइम पीरियड तो टाइम ही होता है, तो इसका जो एसआई यूनिट होती है वो सेकेंड होती है। क्या होती है? सेकेंड। अब बच्चों ये वाली जो पोजीशन है ना बॉब की, ये वाली पोजीशन, इसको हम लोग कहते हैं मीन पोजीशन। ये कैसी पोजीशन है बच्चों? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम बॉब को कहीं भी, मान लो आपने बॉब को टक के फोर्स लगाया, बॉब को हम कहीं भी ले जाकर के छोड़ दें, तो बॉब फाइनली ऐसे घूमता 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 यहीं पे रुकेगा। तो बॉब पे जितने भी एक्सटर्नल फोर्स होते हैं जहां पर जीरो हो जाते हैं, वहीं पर उसकी होती है मीन पोजीशन। इसका मतलब जहां पे वो ऑटोमेटिक आके रुकेगा वही उसकी मीन पोजीशन। जैसे बच्चों अगर आप भूल जा रहे हो, नहीं समझ पाते हो, तो मैं एक आपको छोटे बच्चों का खिलौना बना देता हूँ। ये छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको ये खिलौना दिया जाता है। इस खिलौने को ध्यान से देखिएगा, और इस तरह से ये होता है। अगर आप बॉल यहाँ पे डाल दो, तो आप बता सकते हो बॉल को जब हम यहाँ पे डालेंगे तो बॉल कैसे घूमेगी? ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे से घूमते घूमते फाइनली एक जगह रुकेगी। जहां रुकेगी वही उसकी क्या होगी? मीन पोजीशन। तो ये बॉल की क्या है? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन बच्चों से कहते हैं जहां पे सारे एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाते हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। उसको हम लोग कहते हैं बॉब की मीन पोजीशन। उसको मैंने अभी खिलौने से भी आपको एग्जाम्पल से भी बताया। अब बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि भैया मीन पोजीशन से, ध्यान दीजिएगा भाई सारे बच्चे, मीन पोजीशन ये बॉब की होती है एक्सट्रीम पोजीशन। ये बच्चों कौन सी होगी? एक्सट्रीम पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है बच्चों? एक्सट्रीम पोजीशन है, क्योंकि इसके ऊपर नहीं गया ना। इसके ऊपर चला जाता तो उसको मान लेते एक्सट्रीम पोजीशन, यहीं पर रुक गया तो उसकी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, उसको हम लोग कहते हैं बच्चों एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। ठीक है ना? क्या कहते हैं इसको? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या होता है? ये गैप होता है एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के बीच में। ये बच्चों हम लोग एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं। आप चाहो तो आप इसको भी एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। दोनों तरफ होगा बच्चों, ठीक है ना? ठीक है ना? द डिस्टेंस या द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन नोन एज एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट between mean position and extreme position known as एम्पलीट्यूड। इसको बच्चों हम लोग एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं। अच्छा अब बच्चों ध्यान देना होगा, जब हमने इस बॉब को टक मारा तो बॉब ऐसे ऊपर गया, तो उसके पास क्या आई? हाइट आ गई। जब बच्चों हाइट होती है तो उसको हम कहते हैं वहां पर क्या है उसके पास? काइनेटिक एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसके पास वजह से आती है? हाइट की वजह से। तो कितनी हाइट आ गई उसके पास? ये। तो ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर बॉब की मैक्सिमम होती है। यहाँ पे उसके पास वेलोसिटी नहीं है। अगर वेलोसिटी होती तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती, ये और ऊपर चला जाता। तो यहाँ बच्चों काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम तो होगी, क्योंकि होती तो वेलोसिटी होती है, और ऊपर चला जाता, नहीं जा रहा है, तो उसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? मिनिमम। मिनिमम। तो क्या मैक्सिमम होती है? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से। कोई भी ऑब्जेक्ट उठा के अगर हम किसी हाइट पर रख देते हैं, उसमें कहते हैं कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, यानी हमारे द्वारा किया गया वर्क डन उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। उसकी फॉर्मूला होता है mgh। जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, वैसी पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम उसके वेट के अगेंस्ट उठा करके कहीं पे भी रख देते हैं, भाई ऑब्जेक्ट का वेट होगा तो जाहिर सी बात है वो तो फ्री फॉल करके नीचे ही जाएगा। लेकिन हम उसके वेट के अगेंस्ट उठा के अगर हम उसको किसी हाइट पे रख देते हैं, तो हमारे द्वारा किया गया वर्क डन उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो। तो आपको यहां पे ये बात बतानी पड़ेगी कि भैया जब बॉब
ऐसे जाता है और ऐसे निकलता है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। लेकिन यहाँ पर बच्चों पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, मतलब इक्वल टू जीरो, और काइनेटिक एनर्जी इसमें मैक्सिमम होती है यहाँ वाली पोजीशन पे, तभी ये बॉब आगे निकल जाता है। क्योंकि भाई वेलोसिटी होगी तभी तो ये आगे जाए, वेलोसिटी नहीं होगी तो नीचे निकल ही नहीं पाएगा। तो आपको ध्यान देना होगा कि ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी। तो सी वाले पॉइंट पे हम लोग देखते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। बी वाले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हाइट से आती है, बी पॉइंट पे तो हाइट है ही नहीं, वो तो जमीन पे आ गया। और वो जो ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी अगेन मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। ये बात बच्चों आपको ध्यान देनी है। अगर आप इस बात को ध्यान दे जाते हो तो समझ लीजिए काम आपका हो। तो बच्चों यही एक्सप्लेनेशन आपको देना था जो आपके पास एनसीईआरटी में वर्क एंड एनर्जी में थ्योरम में क्वेश्चन। तो वो लोग क्वेश्चन में यही पूछ रहे थे कि जब बॉब का ऑसिलेशन होता है इस तरह से, तो आपको ये प्रूफ करके बताना है कि हर जगह एनर्जी का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो आप ध्यान से देखिए, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, अगर आप जीरो प्लस मैक्स करेंगे तो मैक्स आएगी, यहाँ पे भी जीरो प्लस मैक्स करेंगे तो मैक्स आएगी, यहाँ पे भी जीरो प्लस मैक्स करेंगे तो मैक्स आएगी। मतलब एनर्जी का जो सम होता है हर जगह वो कांस्टेंट ही आता है। ठीक है, तो यही आपको उस क्वेश्चन में शो करना था। ये बेसिकली ये क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ है, अगर आप देख सकते हैं तो इन्होंने इन बातों को लिखा हुआ है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी डालिए कि वो mgh होती है। क्या होती है, mgh होती है। तो मैंने बच्चों आपको एनसीईआरटी से भी बढ़िया डायग्राम बना के दिया है, और इसमें ये यही पूछ रहा है कि एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। यानी जितनी एनर्जी का सम यहाँ पर होगा उतनी एनर्जी का सम यहाँ पे भी होगा, उतनी एनर्जी का भी सम यहाँ पे भी रहेगा। इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे क्या लगता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है। तो बच्चों इतनी बातें तो आपको पता होनी चाहिए, और इतनी बातें पता है तो समझ लीजिए काम आपका हो गया। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ऐसा लग नहीं रहा कि अब मेरी आपको जरूरत पड़ने वाली है। एक बच्चों लास्ट थ्योरी का पॉइंट और है, वो भी हम लोग लिख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, when a freely falling body eventually stops on reaching the ground, its kinetic energy gets converted into heat energy. As the body and the ground become warm due to collision, sound energy and its to potential energy due to shape of। तो मुझे यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का जवाब याद रखना होगा। कह रहा है कि अगर हम किसी भी बॉडी को मान लो यहाँ से फ्री फॉल करा दो, ये फ्री फॉल कर, तो फ्री फॉल करते समय भी उसमें एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। किसी भी बॉडी को अगर हम फ्री फॉल कराते हैं तो फ्री फॉल कराते समय भी उसमें एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। यहाँ पे भी सेम होगी, यहाँ पे भी सम सेम होगा, यहाँ पे भी सम सेम होगा। सम हर जगह सेम होता है, मतलब पीई और केई का जो सम होता है वो हर जगह सेम होता है। लेकिन ये कुछ और बातें एडिशनल आपसे पूछ रहा है। कह रहा है अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड। कह रहा व्हेन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी होती है। जब ग्राउंड पे पहुंचती है तो क्या होती है, ग्राउंड पे पहुंचने का मतलब हाइट उसकी जीरो हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो होती है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड किस में हो जाती है, हीट एनर्जी। ठीक है ना, साउंड एनर्जी। समझ गए, ये सब चीजें बच्चों। चलिए ठीक है, जितना आपने पढ़ा उतना ही काफी है। ये लास्ट वाला पॉइंट जो है आप अपने नोट्स में डाल दीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। इसको मैं आपके नोट्स में डाल देता हूँ। बाकी सारे जो क्वेश्चंस है ना बच्चों, वो सारे लर्निंग वाले क्वेश्चंस है, तो आप उसको आराम से खुद भी कर सकते हो। और आपका एक चैप्टर है मैग्नेटिज्म, उसमें भी मैंने आपको थ्योरी नोट्स प्रोवाइड किए हैं, उसमें भी लर्निंग आपको सही से करनी पड़ेगी। क्योंकि मैग्नेटिज्म में न्यूमेरिकली नहीं होते, न्यूमेरिकल तो नहीं है उसमें, ज्यादातर थ्योरी है। और अगर आप मैग्नेटिज्म इसके बाद तैयार करेंगे क्लास 10th के लिए, तो क्लास 10th में जो मैग्नेटिज्म आप पढ़ते हैं तो आपको उसमें ध्यान देना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, आपको वो जरूर पढ़ना होगा। और एक बार मैग्नेट से जो प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन से को हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं, उसको जरूर पढ़ के जाइए। बाकी मैंने थ्योरी नोट्स क्लास 10th के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के लिए आपको दे दिए, आप उसको तैयार करिए, जो समझ में ना आए पूछिए। तो जो यहाँ की क्लास हम लोग यहाँ पे और करते हैं। थैंक यू।